आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी। हरीश नवल जी अब आधे भारत में रहते हैं आधे समय, और आधे समय अमेरिका में रहते हैं। बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं आदरणीय हरीश नवल जी। हिंदू कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, वरिष्ठ व्यंग्यकार, लेखक, संपादक, और जितनी भी उपाधियां इन्हें दी जाएं वो कम ही हैं। आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी के अनेक पुस्तकें, अनेक व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बागपत के खरबूजे पर इन्हें युवा ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ था, और उसके बाद तो लगातार इतनी सारी पुस्तकें, और मुझे लगता है कि हर वर्ष कम से कम 2 पुस्तकें इनकी प्रकाशित होती हैं। और ये इतनी प्रतिनिधि 51 रचनाएं और 2 उपन्यास भी हैं, जहां तक मुझे ध्यान आता है। 3 हो गए, अब देखिए अभी आते आते 3 हो गए। अभी तक मुझे 2 ही ध्यान थे, लेकिन 3 इनके। बोगी नंबर 2003, और इतना रोचक उपन्यास है, आप जरूर पढ़िएगा। और उसके साथ में 13 पंथ के आचार्य तुलसी जी पर इनका बहुत ही रोचक और बहुत ज्ञानवर्धक उपन्यास है, उसे भी आप अवश्य पढ़िएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय हरीश नवल जी। अध्यक्ष महोदय तो बात ही हाँ, तो कविता में कम बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। स्वागत है। हाँ, जैसा बताएंगे ऐसा कर लेंगे। ये जो प्यार से देखा उसने मुझे भरपूर नजर से, मुझे लगा फिर से कोई किस्सा तो कहानी नहीं है, मगर ये क्या, ये कौन बोला, कहीं मेरी जवानी तो नहीं। जब कभी मेरी आंखों में सपने नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो वहां होती है मेरी माँ। जब कभी मेरी आंखों में सपने नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तब वहां होती है मेरी माँ। कभी कभी मेरे गले से खांसते हैं मेरे पिता, और आंखों से रोती है। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्वागत है। देखिए, 2 तत्व हैं जीवन के, एक उदात्त है, बहुत उदार, बहुत बड़ा, विशाल, और एक है क्षुद्र, हीन, छोटा। मैं इसके लेकर के बैठा बैठा सोच रहा था कविता के बारे में। क्यों लिख रहे कविता? मैं कोई भी, हम अपनी कुछ भी लिखते हो, जैसे मुख्य रूप से व्यंग्य लिखता हूँ, तो शुरुआत कविता से ही करते हैं। क्या था कि जब सृष्टि बनी होगी, बड़े बड़े जीव बने पहले, फिर क्या हुआ, फिर मछली आई साउथ अफ्रीका में, और धीरे 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 मनुष्य बना। जब मनुष्य बना तो उसने क्या देखा कि मैं तो बड़ा क्षुद्र हूँ, बहुत हीन हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जीव जंतु थे। जुरासिक पार्क वाले भी थे, बड़े बड़े पक्षी भी थे, बहुत साइज उनके बहुत बड़े थे, और मनुष्य जो था वो वही 6 फुट का। तो उससे लगा कि मैं बहुत क्षुद्र हूँ, मुझमें ताकत नहीं है। वो अपने आप को बहुत हीन मानता रहा, और हीन मानता रहा तो क्या होता है कि जो हीनता है कभी कभी व्यक्ति की प्रतिभा को कचोटती है। वो कुछ करना चाहता है, वो बराबरी करना चाहता है कि मैं इनके बराबर तो नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं। तब जानते हैं क्या हुआ? तब कविता का जन्म हुआ, तब कला का जन्म हुआ। साहित्य की रूपरेखा वहीं से उसकी आधारशिला बनी कि जब उसने सोचा कि मैं अपना जो वजूद है, इस अस्मिता को कैसे प्रकट करूं, और धीरे धीरे उसका जो उदात्त तत्व था वो ऊपर बढ़ने लगा। किंतु एक सीमा ऐसी आती है ना, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत भी है कि पहला गिलास पानी का ज्यादा प्यास बुझाता है, दूसरा कम, तीसरा वो। और एक समय ऐसा था जैसे आज भी हो सकता था, पर हुआ नहीं। एक कविता सुनो, 2 सुनो, 3 सुनो, 4 सुनो, 40, 50 सुन लोगे तो आपको उबकाई आने लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण बताना चाहता हूँ मैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जो उदात्त भाव कैसे आता है? अब कविता, कला, संस्कृति सब में आगे बढ़ने लगा,
है ना, पुरुष ने प्रकृति को सोचा कि मैं पीछे पछाड़ दूंगा, तो उसमें क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे वो मशहूर होने लगा, बड़ा होने लगा, और उसमें ईगो आ गई, अहंकार आ गया। जैसे अहंकार आया तो जो उसका उदात्त भाव था वो क्षुद्रता में परिवर्तित होने लगा। और इसका असर आप इतिहास में देख लीजिएगा, हर युग की, हर देश की, हर भाषा की कविता पर भी पड़ा, और हिंदी में भी पड़ा। अब देखिए कितना अच्छा काल था जब उदात्त भाव बहुत ऊंचा हुआ, तो हमारे यहाँ भक्ति काल आया। सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीरा, एक से एक नायाब कवि हमारे यहाँ आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब क्षुद्रता का भाव पैदा हुआ, भोग, विलास, वासना, रीति काल आया। अब देखें ना, कविता के साथ हम उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के साथ संस्कृति का परिवर्तन भी परख सकते हैं। मैं बिल्कुल आगे उत्तर आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो उससे थोड़ा सा पहले चलते हैं। अच्छी कविता छायावाद की, निराला है, महादेवी है, पंत है, उसके बाद प्रगतिवाद की, नरेंद्र शर्मा है, सब हैं, आप सब उनके नाम जानते हैं। उसके बाद प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद ने भी किसी तरह से उस क्षुद्रता को नहीं पनपने दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कविता में जब वाद है तो उसमें अकविता आ गई प्रयोग के नाम पर, और उसमें जिस तरह का सांस्कृतिक शोषण किया गया कविता का, उसने कवि को, कविता को, संस्कृति को क्षुद्र बना दिया। हमें देखना ही होता है कि हम अपने भाव से, कला से, संस्कृति से, साहित्य से मानवता को, अपने आप को क्षुद्र बनाते हैं या उत्कर्ष भाव से उदात्त बनाते हैं। आज की कविता में उदात्त भाव मुखरित था। शायद ही कोई कविता होगी जिसमें क्षुद्रता का भाव मैं भांप पा रहा हूँगा। जिन्होंने हास्य रस की भी सुनाई वो भी उदात्त था, उसमें शिथिलता नहीं थी, उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं थी, नहीं तो लोग डरते हैं। इस युग में जहाँ कीर्ति काले जैसे मंच पर कवित्रियां जाती हैं, तो आप जानते हैं क्षुद्रता कितनी होती है। लाख लाख रुपया लेते हैं कवि सम्मेलन सुनाने का, और हमारे जो ये सब बैठे हुए हैं इनको तो कन्वेंस भी नहीं मिलता। ये क्षुद्रता कहाँ है? जो उदात्त, जो महान है, और जो वहां है मंच पर जो कविता कम सुनाते हैं, चुटकुले ज्यादा सुनाते हैं, चुटकुलों में भी 2-3 तरह के अर्थ होते हैं, उन अर्थों में भी जो सबसे खराब अर्थ मुखरित होता है, और लोग कहते हैं वाह क्या कविता। ऐसे माहौल में भी मैं जाके कविता सुनाती। हाँ, मैं आपकी बात करी तो कर रहा हूँ। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो जो उदात्त भाव है, अगर कीर्ति काले जैसे नहीं हो तो समाप्त है सब कुछ। हमारा जो सांस्कृतिक ह्रास होता है तभी होता है जो इस तरह के क्षुद्र जीव होते हैं और वो सोचते हैं कि हम शायद बहुत महान हैं। और अगर आप किसी के पास बैठते हैं ना, जैसे मैं कॉलेज में एक दूसरे कॉलेज में गया, कोई इंटरव्यू लेने गया था, तो एक वहाँ पर पुराने कोलीग मिल गए। मैंने कहा और सिंह साहब क्या हाल चाल है? बड़े मजे आ रहे हैं। क्या होता है, जैसे लड़के आते हैं ना क्लास पूछने के लिए कि साहब क्लास ले लीजिए, तो पहले तुम लोग इकट्ठे हो जाओ। कितने आ गए जी? 5 आ गए। 5 आ गए, अच्छा 2-4 और इकट्ठे करो। तब तक वो चले जाते हैं, बस मजा आ रहा है, क्लास लो ना लो। तो मैं सोच रहा था कि वो कितने अभिमान से जो वो बेईमानी कर रहे हैं, जो क्षुद्रता का भाव दे रहे हैं, उसका कितना प्रकटीकरण कर रहे हैं उदात्त भाव से। सरकारी दफ्तर में जाओ, कहता है मैंने कैसे उल्लू बना करके कितना पैसा कमाया, उसी को बताने लग जाता है। तो आज की कविता पर आ जाते हैं, नहीं तो आज का समय बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे इसलिए बहुत संतोष है प्रेम बिहारी मिश्र जी ने जो ये इतना बड़ा सेहरा बांधा अपने सिर पर। और देखिए उनका उदात्त भाव कैसा है कि वो अंतिम पंक्ति में बैठे होते हैं, उनको बुला करके लाया जाता है, वो बार बार आगे आने की कोशिश नहीं करते। ये जो भाव है जब तक रहेगा तब तक ये जो हमारा सर्कल है, जो कविता मंडल है, जरूर चलता रहेगा। जिस दिन वो क्षुद्र भाव हमारे में से किसी में आ जाएगा, उस दिन सब नगण्य हो जाएगा। तो मैं यही कामना करता हूँ इस कविता मंडल का संरक्षक होने के नाते कि हमारे संरक्षण में ऐसा रक्षण जो है वो हमारे उदात्त भाव का हो, और हम कभी भी कृपण, क्षुद्र
और ऐसे ना हो कि हम स्वयं से अपमानित हों, कि जब अपने आप को सोचे कि हमने क्या किया। ये तो हम तो जानते हैं ना हम जहाँ गलत है, जहाँ सही वो भी जानते हैं। कोई ना अप्रिशिएट करे पर हमें तो पता है कि हमने ठीक किया, और जहाँ लोग अप्रिशिएट भी करे पर हमें पता हमने चोरी की कविता सुनाई। अब मैं देखता हूँ फेसबुक पर आता है मेरी आज की चौथी कविता। मैं सोचता हूँ कि भैया जब तुमने चौथी लिखी है, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, रात तक 6-7 और हो जाएंगी, तो चिंतन कब करता है? बिना चिंतन के अभाव में लिखे गए जो शब्द हैं वो ब्रह्म को अपमानित करना है। चिंतन तो उसके अभाव में लिख रहे हैं, उस पर ये करना कि आज की मेरी चौथी कविता, मेरी 100 किताबें हो गई, मेरी 200 किताबों की रचनावली आ रही है, उसके 20 खंड है। होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। मात्रा का महत्व है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्व गुण का है। तो हम गुण की तरफ कम जा रहे हैं, मात्रा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आज मात्रा तो बहुत थी, लेकिन शुक्र है कि गुण भी बहुत था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश धवल जी, संस्था के संदर्भ